नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। हालांकि अभी इस पद को संभालने में उनको लगभग 2.5 महीने, 21 जनवरी को अमेरिका में जैसी कि परंपरा है वो होगा जब वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उनके इस निर्वाचन ने पश्चिम एशिया, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है और जो चीन के आसपास ताइवान से संबंधित जो विवाद है, ये जो तीनों इस समय दुनिया के हॉट स्पॉट हैं, वहाँ नई परिस्थितियाँ पैदा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये जो 3 प्रतिद्वंदी हैं, जिसे अमेरिका ने आज खुद ही खड़ा किया हुआ है। पश्चिम एशिया में ईरान और उसके सहयोगी संगठन, जिसमें कि फ़िलिस्तीन से जुड़ा हुआ हमास भी है, फ़िलिस्तीन का जो संगठन है। इसके अलावा जो रूस है और जो चीन है, ये तीनों देश अपने को तैयार कर रहे हैं, तीनों जो समूह हैं, ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए, ट्रंप के कार्यकाल के। यह तो बहुत साफ है। हालांकि ट्रंप ने चुनाव के दरमियान अपने को शांति का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उनके पास सचमुच कोई शांति एजेंडा है, ये इसको लेकर कोई भी भ्रम में नहीं है, किसी को भी गलतफहमी नहीं है। क्योंकि इसके 2 वजह हैं: ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड और जो अमेरिका का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें कि इस तरह की जो नीतियां हैं, ये नीतियां कोई किसी राष्ट्रपति के व्यक्तिगत फैसले से बहुत ज़्यादा नहीं बदलती हैं, बल्कि वो वहाँ पर जो एक पीछे का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसे कई लोग डीप स्टेट भी कहते हैं, वह इसको तय करता है। ट्रंप के साथ ये खास बात है कि वो आक्रामक रूप में होते हैं और वो नतीजों को बहुत ज़्यादा उसका मूल्यांकन किए वो कदम उठाते हैं, तो वो कभी भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसने ये जो तीनों हॉट स्पॉट हैं, वहाँ नई आशंकाएं पैदा की हुई हैं। हम लोग विस्तार से बात करेंगे पश्चिम एशिया की, इसलिए कि वो इस समय सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है और वहाँ पर पिछले 1 साल से जो परिस्थितियाँ चली हैं, 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, जिस तरह का मानव संहार देखने को मिला है अमेरिका की मदद से इजराइल ने जो किया है, पहले गाजा में, जो फ़िलिस्तीन का गाजा है, और उसके बाद अब लेबनान में, और बीच बीच में सीरिया में भी उसने हमले किए हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर के आखिर में उसने ईरान पर भी हमला किया था। ईरान अब जिसका जवाब देने की तैयारी में है। तो ये जो तैयारियां हैं वो किस रूप में चल रही हैं और इससे वहाँ परिस्थितियाँ क्या पैदा हो रही हैं, इस पर हम गौर करेंगे। ईरान के जो आधिकारिक बयान आए हैं, वहाँ के बुद्धिजीवियों के जो बातें सामने आई हैं, जो कि उन्होंने वीडियो माध्यम से या लिखित रूप में जो कहा है, अगर हम लोग उस पर गौर करें तो ट्रंप के साथ ईरान की जो जुड़ी हुई आशंकाएं हैं वो एक बार फिर से काफ़ी सजीव हो गई हैं, जिंदा हो गई हैं। इसलिए ये हुआ है क्योंकि जब पिछला कार्यकाल था, उस समय ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ बहुत ही आक्रामक रुख अपना रखा था। ईरान के साथ उनके पहले के जो राष्ट्रपति थे, बाराक ओबामा, उनके समय में एक समझौता हुआ था उस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, जिसके तहत ईरान पर से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कुछ प्रतिबंध हटाए थे और ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम को एक सीमा पर रोक दिया था। लेकिन ट्रंप ने आते हुए वादा खिलाफ़ी की और उन्होंने 2017 में जब उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला तो उन्होंने उस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया, ईरान पर फिर से सारे प्रतिबंध लगा दिए और वहाँ पर जो ईरान विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उसको फिर से शुरू कर दिया। हम लोगों को याद ही है, सभी लोग, आपको भी याद होगा कि किस तरह से जो ईरान के एक बहुत टॉप कमांडर थे सुलेमानी, उनको रॉकेट हमले में मार गिराया गया था, जिसके बाद जो हालात बने वो आज तक उसका असर वहाँ देखने को मिलता है।
तो इस तरह से ईरान के मन में आशंकाएं हैं कि ये सारी चीज़ें फिर से होंगी, और जो जिस तरह की नियुक्तियां करने के संकेत मिले हैं जो ट्रंप अपने अगले कार्यकाल के लिए कर रहे हैं, उससे भी कोई उम्मीद नहीं बंधी है, बल्कि आशंकाएं बढ़ी हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को अपनी ट्रांजिशन टीम, अमेरिका का एक जो सिस्टम है कि जब कोई नया राष्ट्रपति जीत जाता है तो 2.5 महीने में ट्रांजिशन के लिए जो उस समय का राष्ट्रपति होता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोनों की एक टीम बैठती है ताकि एक निरंतरता बनी रहे। ये इस सोच के तहत ये सिस्टम चालू किया गया था। तो जब कोई नेता राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो वो अपनी ट्रांजिशन टीम बनाता है। इस टीम में जिस तरह के लोगों को रखने के संकेत मिल रहे हैं वो सभी युद्ध के लिए उन्मादी जिसको कहते हैं, या बहुत एग्रेसिव आक्रामक रुख रखने वाले लोग हैं। और ऐसे एक उसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो ईरान को लेकर, जिसे हॉकिस कहते हैं इंग्लिश में, ईरान को लेकर बहुत ही आक्रामक नज़रिया रखता है। तो ये सारे संकेत दुनिया ने देखे हैं। दूसरी तरफ इजराइल का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है ट्रंप के जीतने से। ये देखा गया कि जिस दिन ट्रंप के जीत की खबर आई तो इजराइल में उसको काफ़ी अलग ढंग से सेलिब्रेट किया गया। उनके टीवी चैनल्स पर उसी समय जाम छलकाए गए, लोगों ने चीयर्स किया जो एंकर बैठे थे, जो गेस्ट बैठे थे, क्योंकि इजराइल को ये अपेक्षा है कि ट्रंप के आने के बाद उस पर जो भी थोड़ी बहुत अंकुश उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अंकुश रहा, या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने घरेलू कुछ समर्थकों को दिखाने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसे बयान देता था जो इजराइल को अच्छा नहीं लगता था, अब वो दौर चला गया है, अब उसे फ्री हैंड मिलेगा। इसका एक संकेत अभी ये देखने को यह भी मिला कि अभी इजराइल का एक क्लब है मकाबी फुटबॉल क्लब, जिसका मैच था नेदरलैंड में और वहाँ पर उनकी टीम गई थी। उनका मकाबी फुटबॉल क्लब है, वहाँ की मशहूर टीम अयाक्स के साथ उसका मैच था। वहाँ पर सैकड़ों इजराइल के जो समर्थक थे वो गए मकाबी टीम के, और वहाँ पर जाकर उन्होंने मानव संहार के पक्ष में जो गाने गाए, फ़िलिस्तीनियों को, अरबों को मार डालने के नारे लगाए, और वहाँ पर जहाँ भी उन्हें कुछ फ़िलिस्तीनी झंडे देखे, जिन घरों पर दिखे, उसको उन्होंने उतार दिया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की। बाद में दूसरे तरफ से भी कुछ हमले हुए, वहाँ ये हिंसा हुई। ये घटना कल से काफ़ी चर्चित है। तो ये सारी चीज़ें जिसे कि जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, ईरान के लोग हैं, उन्होंने इसी रूप में देखा है कि ये एक तरह का जो उनका ये दुनिया को उन्होंने संदेश देना चाहा है कि अब उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। इसके अलावा जो इजराइल की कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार लेबनान में, गाज़ा में जारी हैं। रोज़ 70-80 लोगों को मार देना एक आम बात बनी हुई है। हालांकि पिछले दिनों देखने में ये आया है कि लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने काफ़ी मजबूत जवाब दिए हैं। उसके जो रॉकेट हैं, उसकी जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक पर निशाने साधे हैं। उसने उसके हाइफा बंदरगाह है और जो कुछ और ऐसे ठिकाने हैं जो कि सैनिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, वहाँ तक वो अपने रॉकेट से निशाने साधने में सफल रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान पर जो हमला हुआ था उसका वो जवाब देगा। इसकी तैयारी उसकी तरफ से ये बात कही भी जा रही है और तैयारी के संकेत भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं कि ट्रंप की जीत ने पश्चिम एशिया में जो हालात हैं, वहाँ जो युद्ध के हालात हैं, उसको शांत करने के बजाय, जिसको कहते हैं कि और भड़का दिया है आग को, ये उस तरह की स्थिति पैदा की है। हालांकि इसमें बेशक जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है उसके लिए कुछ मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं आने वाले समय में। इसलिए कि आज ही एक खबर आई है कि कुवैत में हमास का दफ्तर रहा है, वहाँ पे हमास के लोग रहते रहे हैं, उसको खाली करने के लिए कहा है और यही कह के कहा है कि ट्रंप की जीत के बाद नई परिस्थितियाँ बनी हैं और इसमें कुवैत कोई जोखिम अपने लिए नहीं लेना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है। माफ़ करें, कतर, ये कतर की बात हो रही है
कतर ने ये कहा है कि हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए आप इस जगह को खाली करके चले जाइए। तो अब ये देखने की बात है कि वो अब उन्हें खाली तो करना ही पड़ेगा। अब देखने की बात ये होगी कि जिस तरह का कदम कतर ने उठाया है, क्या कुछ और देश ऐसे कदम उठाते हैं। जो सऊदी अरब के प्रिंस सलमान हैं, जिनके हाथ में असल सत्ता है, मोहम्मद बिन सलमान, उनके ट्रंप के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे पिछले जब उनका कार्यकाल था। इसके अलावा जॉर्डन की तो अमेरिकी खेमे में ही रहता है अभी भी, और इजिप्ट जो मिस्र है, इनकी नीतियों पर क्या फ़र्क पड़ता है ट्रंप के वाइट हाउस में आने के बाद, इस पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं कि क्योंकि ये सब फ़िलिस्तीन के आसपास के देश हैं और इनका एक उस इलाके में बड़ा प्रभाव है। तो अगर ये इन्हें अलग करने, या जो अभी तक उनका कम से कम जो कूटनीतिक और नैतिक समर्थन भी इस लड़ाई के साथ है, इनको अपना टोन डाउन करने, यानी उनकी जो बात है वो उनकी ज़ुबान को मध्यम करने में ट्रंप प्रशासन सफल होता है, उससे कोई बहुत ज़मीन पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक जो इम्प्रेशन होता है उस पर फ़र्क होता है। ज़मीन पर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अब फ़िलिस्तीन की लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जो उसके समर्थक संगठन हैं, हिजबुल्लाह है, इराक़ का रेजिस्टेंस फोर्स है, सीरिया के गुट हैं, जो अंसारुल्लाह हैं हुती यमन के, और ख़ासकर ईरान, अब वो जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर से वो कदम पीछे हटाएंगे, इस बात की कोई संभावना नहीं है। एक दूसरा फ़र्क ये आ चुका है, जब ट्रंप पहले राष्ट्रपति थे और अब जब वो फिर से राष्ट्रपति बने हैं, ये जो पिछले 4 साल में अमेरिका की ताकत घटी है, उसका प्रभाव घटा है, उसका जो सूचना पर नियंत्रण था वो कमज़ोर पड़ा है। और पिछले 1 साल में जब से गजा में मानव संघार शुरू हुआ, उसमें अमेरिका का जो रुख सामने आया, उसकी जो भागीदारी के सबूत दुनिया के सामने आए, उसने उसके नैतिक बल को, अखलाक को कम किया है, या कहा जा सकता है कि उसको ध्वस्त कर दिया है। कम से कम जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर देश, वहाँ पर इन सब चीज़ों का एक अपना असर होता है। तो अब ये देखने की चीज़ होगी कि नई परिस्थितियों में इनसे ये जो लड़ाई है इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। उम्मीद की कोई वजह तो नहीं है, लेकिन आशंकाएं जो हैं वो मजबूत हैं। लेकिन उससे ज़मीनी स्थितियां बदलेंगी, वो इसलिए नहीं बदलेंगी क्योंकि उसके दूसरे पक्ष भी हैं। जो अमेरिका की जो एक वर्चस्व था 4 साल पहले, 5 साल पहले, अब उसे तो खुद ट्रंप प्रशासन के समय चीन के खिलाफ जो युद्ध उन्होंने व्यापार युद्ध छेड़ा, या उसके बाद बाइडेन के समय में जो रूस को मजबूर किया गया यूक्रेन के युद्ध में शामिल होने के लिए, और उसने जो दुनिया में ध्रुवीकरण है, जो गोलबंदी है, वो उसको एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। अभी ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी ये बात जाहिर हुई। यूक्रेन को लेकर ट्रंप ऐसी बातें कहते रहे हैं कि वो वहाँ का युद्ध रोकना चाहते हैं, वो यूक्रेन की मदद रोक देंगे। उनकी सोच ये है कि ऐसा करके ये जो गोलबंदी हुई है इसमें रूस को किसी तरह अलग कर लिया जाए, या उसकी जो सक्रिय भूमिका है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि एक साथ इतने देशों के गुट से लड़ना माफिक नहीं है, ये ठीक नहीं है। यह अमेरिका के लिए मुश्किल है। अमेरिका इतने देशों का, जिसमें रूस और चीन जैसे 2 बड़े भी देश शामिल हों, ईरान जैसी एक उभरती हुई ताकत हो, ये उसके हित में नहीं है, और उसमें उसके सफल होने की संभावना बहुत कम है। तो इस सोच के तहत वो रूस को शांत करने के लिए, या उसे इस खेमे में उसकी सक्रियता घटाने के लिए वो ऐसे कुछ कदम उनका प्रशासन उठा सकता है, संभव है। लेकिन अब बात वही है कि रूस भी जहां पहुंच चुका है, और जिस तरह से उसने अपनी भूमिका बनाई है और जैसा व्यवहार उसके साथ हुआ, अब ये तो उसे भी मालूम है कि ट्रंप प्रशासन अगर आज कुछ पॉजिटिव स्टेप लेता है तो अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा डेमोक्रेटिक का, वो भी उस पर कायम रहेगा। जो ईरान के मामले में हुआ उल्टा, कि एक ओबामा के टाइम में कुछ कदम उठाए गए पॉजिटिव, जिसको कि ट्रंप ने निगेट कर दिया, तो ये रूस के साथ नहीं होगा। ये कोई भी इस बात को इस पर भरोसा करने के लिए की गुंजाइशें नहीं है। तो
वहाँ पर और चीन के मामले में तो ट्रंप का अभी भी आक्रामक रुख है। उन्होंने कहा है कि जब वो राष्ट्रपति पद संभालेंगे तो चीन से एक तो उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा शुल्क लगा दिए थे, आयात शुल्क, और इस बार तो वो सभी चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर भी 60%, 60% वो टैरिफ लगा देंगे। तो इसके साथ व्यापार युद्ध एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगा और इसके लिए चीन अपने को तैयार कर रहा है। उसने अभी कल भी लगभग 10 ट्रिलियन युआन, लगभग $1.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज, प्रोत्साहन पैकेज अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और जो वित्तीय क्षेत्र है उसके लिए दिया है। वो मानकर वहाँ चला जा रहा है कि ये टैरिफ तो लगना ही है, तो उसके लिए पहले से तैयार होना है। तो ये सभी देश जो हैं, और ईरान अपने को सैनिक रूप से तैयार कर रहा है। रूस ने भी साफ कहा है कि अब यूक्रेन में वो कोई समझौता नहीं करेगा, वो उसकी जो शर्तें हैं वो शर्तें पहले भी रही हैं, उन्हीं शर्तों पे अगर बात करनी है तो वो उस पर बात करने को वो तैयार है। क्या ये शर्तें अमेरिका को मंजूर होंगी, ये सारी बातें हैं। कुल बात उसमें क्रक्स ये है कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो वो निगेटिव पड़ेगा। ये बात दुनिया के दिमाग में साफ़ है, और जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, जो प्रभावित देश हैं, वो भी किसी गलतफहमी या इल्यूजन में नहीं है, और वो नई परिस्थितियों के लिए भी उन्होंने पहले से भी तैयारी कर रखी है। वो फिर से खुद को तैयार कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास अपडेट लेकर। आज आप सबको हमारा नमस्कार।